मैं इलाहाबाद में हूँ और के राय साहब हैं, इलाहाबाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बड़े ओजस्वी छात्र नेता और अब हाईकोर्ट के सक्सेसफुल वकील, बड़े वकील। मैंने उनसे पूछा, मैंने जब आया कि भाई मैं आपके यहाँ ये बैठ के ये धृष्टता कर लूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शायद वकीलों को थोड़े ही हम लोगों के मुकाबले, पहले पत्रकार को भी लगता था कि सुरक्षा कवच है, वकीलों को। मेरे साथ एक सबसे सीनियर, मतलब इलाहाबाद के शायद मेरी जानकारी में से सबसे सीनियर श्याम पांडे भाई साहब हैं। श्याम पांडे भाई साहब को अगर कोई समाजवाद का नाम इस देश में जानता है तो समाजवाद के 63 में समाजवादी योजना सभा के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, और आप समझ सकते हैं कि उस समय का तेवर और तासीर क्या रही होगी। श्याम भाई साहब, मैं एक मुहावरा ले रहा हूं, माहौल क्या है इस चुनाव का? जी, और क्या? जो सारे देश में माहौल है इस समय, वही और जागरूक स्तर पर इलाहाबाद में सबसे बड़े मुद्दे जो बेरोजगारी और महंगाई के हैं, इन मुद्दों पर मैं देख रहा हूँ कि सारा का सारा इलाका लामबंद है। राजनीतिक दलों की जो अपनी शक्ति है, विपक्षी दलों की, वो तो है ही है। एक बहुत बड़ी शक्ति उन बेरोजगार नौजवानों की है जो लाखों की तादाद में 10 साल में जिनको एक भी नौकरी नहीं मिली, 10 साल में एक भी नौकरी नहीं। 22 साल का नौजवान 32 का हो गया, 34 का 24 का 34 हो गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो हर तरफ पहुंचा हुआ है। दूसरी बात जो मैं ये देख रहा हूँ कि महंगाई से सारा जनजीवन संत्रस्त है, बुरी तरह संत्रस्त है। अपर मिडिल क्लास या ऊपर के लोगों पर मान लो इसका कम असर है, लेकिन उसके नीचे एकदम त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। और इलाहाबाद में एक अलग से भी स्थिति है। कुंवर रेवती रमन सिंह, जिनके बेटे उज्जवल रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, रेवती रमन सिंह 8 बार लगातार उसी क्षेत्र से विधायक हुए, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हुए, 2 बार लोकसभा के सदस्य हुए, और उनकी इतनी गहरी पकड़ है कि आप ये समझें कि उन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को अपार बहुमत से चुनाव में पराजित कर दिया था। उनकी वो पैठ आज तक कायम है। दूसरी बात यह है कि रेवती रमन सिंह का करीब 55-60 वर्षों का राजनीतिक करियर है, आज तक उनके दामन पर एक भी धब्बा नहीं है, और उसी तरह उनके बेटे की भी अच्छी ख्याति है। तो और मुद्दों के अलावा इलाहाबाद में एक अलग बात है जो काम कर रही है। जी जी, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, श्याम भाई साहब और कुंवर रेवती रमन साहब क्लास फेलो रहे हैं, तो इसलिए भाई एक नेचुरल बात है कि वो रहेगी, लेकिन विचारधारा के रूप में आप प्रखर समाजवादी योजना सभा के बहुत प्रखर थे। मैं श्याम भाई साहब थोड़ा के राय साहब आपसे इसलिए पूछ ले रहा हूँ, मेरे सवाल थोड़े चेंज होते रहेंगे। ये जो अभी कलकत्ता हाईकोर्ट में हुआ, और जिस तरह से 2 जज साहब लोग, मैं कह रहा हूँ, नंगे हुए। एक जज साहब को इलेक्शन कमीशन कहता है कि चुप रहो, मुंह बंद, और एक साहब कहते हैं कि मैं कितने 37 वर्षों से मैं आरएसएस का था। उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि आई एम एंड आई वॉज। आपको नहीं लगता है कि ये जब आप बहस करने जाते हैं, और हम सब लोग भाई उनको न्याय का देवता, इस पे एक बड़ा धक्का लग रहा है, और अब लोगों की व्यवस्था पे कहीं ना कहीं, न्यायिक व्यवस्था पे मामला है। मैं इस पे भी आपसे एक पूछ रहा हूं, क्योंकि वो पिछले 10 साल में डिटोरेशन जितना हुआ है। राय साहब, देखिए, पिछले 10 साल में सारी संस्थाओं पर संघ के लोगों ने अपने लोगों को बैठाया है और उस पर अपना आधिपत्य कायम किया, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे एमसीआई हो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे आईआईटीज, आईआईएम हो, हर जगह उन्होंने अपने दोयम दर्जे के लोगों को बैठाया, जिसके चलते वो संस्था का घोर पतन हुआ। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अब उन्होंने जेएनयू को अपने निशाने पर लिया है। न्यायपालिका पर भी इनकी गिद्ध दृष्टि है। इलाहाबाद से लेकर सारे हाई कोर्ट्स में उन्होंने संघ प्रशिक्षित अधिवक्ताओं को जज बनाने की कवायद की है और उसमें सफलता प्राप्त की। आप सोच लीजिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट का जो जज इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, उस जज ने अपने कार्यकाल में, वह किस तरह से भाजपा के साथ अंदरूनी साठगांठ में है, उसने 8 ऐसे फैसले दिए थे जिसमें ममता बनर्जी के खिलाफ और उनके मंत्री के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी का आदेश था। तो
तो ये सारे जजेस जो है अब अपने उस कवच से बाहर आ रहे हैं और उन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है बताने में कि उनका वैचारिक संबंध संघ और भाजपा के लोगों से रहा है। ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। और इसीलिए अभी जो कांग्रेस पार्टी ने जो नौकरी का एक पोस्टर जारी किया है, टाइम टेबल दिया है, उसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी नियुक्तियों को भरने के लिए कहा है। और वो कॉलेजियन सिस्टम से होगा जिसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। आज जो हम लोग बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं उसको 1963 में उसका सूत्रपात श्याम कृष्ण पांडे जी ने किया था आदरणीय। मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर पे बैठे हैं और इनके जीतने के बाद 7 अध्यक्ष लगातार समाजवादी युवजन सभा के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहे, 7 अध्यक्ष रहे। और वही वो दौर था जब इन्हीं के समर्थन से डी मजूमदार साहब भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काबिज हुए थे। और जितने भी आंदोलन, चाहे वो अस्मिता का, हिंदी का, अंग्रेजी हटाओ का, रोजगार का और भी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, सब इन्हीं की अगुवाई में हुआ। और उस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनसंघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वजूद मिट गया था इलाहाबाद से। और आज वो फिर से खड़े हो गए। यह चुनौती आज राहुल गांधी के हाथ में है, जो कभी श्री श्याम कृष्ण पांडे जी के हाथ में है। और इलाहाबाद की खास बात मैं सर बता दूं आपको भैया, इलाहाबाद ही देश की दिशा तय करता। सारे लोग बैठे हैं, गवाह है 1987 में जब यहाँ पर राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक ऐतिहासिक चुनाव जीता था और देश में एक वैकल्पिक मॉडल की बात की थी, तो इसी मॉडल से देश में दिल्ली का निजाम बदला था। और आज जब उज्ज्वल रमन सिंह के चुनाव की संभावना जो आसमान छू रही है सफलता, और एक तरफा चुनाव है और उज्ज्वल रमन सिंह एक बड़े पिता के लड़के हैं, वो उनकी एक विरासत है, वैचारिक विरासत है। और उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनकी भी एक वैचारिक और पारिवारिक विरासत है। तो ये 2 व्यक्तियों की नहीं, ये 2 विचारधाराओं की टक्कर है। और इलाहाबाद ही तय करेगा कि दिल्ली में कौन सी विचारधारा शासन करेगी। मैं राय साहब एक प्रश्न इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूँ, मेरे मन में बहुत दिनों से था। आप विश्वविद्यालय से आपका संबंध है और हाई कोर्ट से है। आपके कोर्ट के एक जज साहब संभवतः अगले 1-2 वर्ष में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। उनकी पत्नी होम साइंस की टीचर थी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो भाई मैं जानता था कि ये बड़ा केंद्र है। उनकी पत्नी यहाँ की वीसी है और वीसी बनने के 2-4 महीने के अंदर उन्होंने लिखित कंप्लेन पुलिस को दी कि अजान से उनकी नींद सुबह की उचट जाती है। मैं जरा एक टिप्पणी इसलिए चाहूंगा क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते हैं, आप वकील भी हैं तो आप उससे बचाव कर लेंगे अपना, और आप छात्र भी रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उपकुलपति अगर इस तरह की, आपको नहीं लगता है कि कुछ कहीं समाज में कुछ अजीब सा हो रहा है? देखिए, आदरणीय और माननीय कुलपति महोदया उस मस्जिद के बगल वाले मकान में पिछले 30 साल से रह रही हैं और 30 साल से अजान भी हो रहा था। अजान मेरे घर के मस्जिद के बगल में होती। जब मैं बचपन में था जिस कस्बे में, तो शिवालय की घंटी बजती थी तो मेरी नींद खुल जाती थी, मैं सुबह उठने का आदी हो गया। जब मैं इलाहाबाद में वकालत करने लगा तो मेरे घर के बगल में एक मस्जिद है जहाँ 5 बजे वाली अजान होती है, तो मुझे लगता है कि शिवालय की घंटी बज गई, मैं फिर उठ जाता हूँ। तो ये तो मुझे सुबह उठने का उन्होंने आदत डाला जिससे मेरी आँख खुल जाती जब मैं चिड़ियों की चहचहाहट सुनता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि हमारी आदरणीय कुलपति महोदय को 30 साल बाद कैसे लगा कि यह नींद में इनके सुराख कर रही है, खलल डाल रही है। ये एक एजेंडा उन्होंने किया था। वो रजिस्ट्रार से भी कह देती, रजिस्ट्रार थाने वाले से कह के उसका वॉल्यूम शायद कम कर देता, लेकिन इतनी भद्दगी कुलपति के पद पे होकर हुई। इतना, अब आदरणीय आप तो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, अध्यक्षों के अध्यक्ष थे, उसके अलावा यूनिवर्सिटी के सारे काउंसिल्स में सदस्य रहे। आपने यूनिवर्सिटी में टीचर से अपॉइंट किया है, प्रोफेसर से अपॉइंट किया है और कुलपति अपॉइंट किया है आप आदरणीय श्याम कृष्ण पांडे जी ने। ये इस पर बहसर मैं चाहता हूँ 1 मिनट इस पर टिप्पणी करें। मैं श्याम भाई साहब से एक दूसरी बात कि किस दौर के ये अध्यक्ष थे, किस दौर के कुलपतियों को देखा, आर के नेहरू साहब थे कि कौन कौन साहब थे और किस दौर में आकर खड़े हो गए। राय साहब, मैं श्याम भाई साहब से एक दूसरी बात पूछना चाहूंगा। श्याम भाई साहब, आपको कहीं नहीं लगता है कि छात्र संघ को
जिस तरह से डिमीन किया गया और उसके ऊपर ये लांछन लगाया गया कि उसकी वजह से लड़के बर्बाद होते हैं। आपको नहीं लगता है कि जब से छात्र संघ की जो रेगुलर चुनाव होते तो बंद हुए, तो देश की एक बड़ी नर्सरी जहां से सारे नेता वहां से ट्रेनिंग होती थी, सीखते थे, नारा लगाते थे, पोस्टर लगाते थे, फिर होते थे, वो बंद करके देश का नुकसान हुआ है? क्योंकि अब देश में कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं, अब ठेकेदार साहब लोग काबिज हो रहे हैं विधायक और सांसद के रूप में। मैं थोड़ा इस पे भी चाहूंगा, जो स्टूडेंट यूनियन का बंद होना आपको कितना लगता है, कितना ये नुकसान? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्र संघों का समापन, छात्र संघ एक नर्सरी का काम करती थी। छात्रों के हितों की रक्षा के अलावा वो हर तरह की ट्रेनिंग का भी एक केंद्र था। और छात्र संघ से बहुत बड़े बड़े राजनेता इस देश की राजनीति में आए। जो आजकल गैर पढ़े लिखे लोगों का अंबार लगा हुआ है राजनीति में, तो अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही आप समझ लें, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति हुए, चंद्रशेखर जी यहाँ पढ़े थे, प्रधानमंत्री हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी यहाँ पढ़े थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री हुए, नारायण दत्त तिवारी जी केंद्र के मंत्री हुए, बहुगुणा जी मुख्यमंत्री हुए, हेमवती नंदन बहुगुणा जी मंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, और इस डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के नेता, रज्जू भैया, रज्जू भाई, ये सारे के सारे, जनेश्वर मिश्रा, ये सारे के सारे लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकल के देश की राजनीति में बड़े बड़े पैमाने पर गए। यही नहीं, मैं बहुत पहले लौट रहा हूँ, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो भारत सरकार के गृह मंत्री हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, द्वारका प्रसाद जी जो मध्य प्रदेश के जाकर मुख्यमंत्री हुए, गणेश शंकर विद्यार्थी जिन्होंने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम किया, ये आपके डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, ऐसे महान लोग, ये सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही विभूति थे। राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन, महामना मदन मोहन मालवीय, सब ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभूति थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि छात्र संघ को ख़त्म करके इन्होंने बौद्धिक तबके के राजनीति में प्रवेश के मार्ग को अवरुद्ध किया। ये बहुत गंदी प्रथा है, ये मांग है हम लोगों की। सत्ता परिवर्तन तो आप समझ लीजिए होने जा रहा। हम लोग इस पर अपने, आज मैं 82 साल की उम्र में हूँ, लगभग 60 वर्षों से राजनीति के दौर को देख रहा हूँ। मैं ये मान कर चल रहा हूँ और पूरे विश्वास के साथ कि अब हंग असेंबली और हंग पार्लियामेंट बनाने का दौर आनंद वर्धन जी समाप्त हो गया। अब निर्णायक वोट पड़ रहा, डिसाइसिव वोट पड़ रहा। 2024 में, 2019 में निर्णायक वोट पड़ा। इस बार उल्टी गंगा बह रही है और सत्ता परिवर्तन होने जा रहा। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात, अब आप ये देख लें कि जहाँ हम लोग जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, कुछ सालों पहले तक 12 रुपये महीने हमारी फीस थी, 12 रुपये महीने। आज मैं वही, मैं भाई साहब 15 रुपए महीने में पढ़ा हूँ विश्वविद्यालय में। अच्छा, और ब्रदर सिस्टर कंसेशन में एक का 50% हो जाता था, तो हम भाई बहन 22.5 रुपए में BA MA करके निकल गए। अब आनंद वर्धन ये समझिए कि आज 4,000 फीस हो गई। हॉस्टलों की फीस 25,000 रुपये हॉस्टल की फीस हो गई है। अब आप ये बताइए, जो गरीब गुरबा के बच्चे किन किन परिस्थितियों में पढ़ने आ रहे हैं और सारी तकलीफें झेलते हुए, किसी तरह से चाहे गहना बिक रहा हो, चाहे खेत गिरवी हो रहा हो, माँ बाप भेज रहे हैं, वो डिग्री ले रहे हैं। और उस डिग्री को लेने के बाद 22 साल की उम्र में डिग्री लेने के बाद आज 32 साल के हो रहे हैं, कहीं भर्ती नहीं हो रही। तो एक ज़बरदस्त माहौल है। मैं लौट के थोड़ा सा, ये प्रधानमंत्री जी जो अभी इलाहाबाद में बोल के गए और सारे देश में जो आजकल बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि उनके जितने कदम पड़ रहे हैं सब गलत रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं। शुरुआत उन्होंने की भव्य राम मंदिर, भव्य राम मंदिर, भव्य राम मंदिर, और भव्य राम मंदिर स्पेशल ट्रेन देश भर में चलने लगी कि हिंदू जागरण हो जाए, पोलराइजेशन हो जाए हिंदू मुस्लिम का, जो शुरू से इन लोगों का रहा। रामायण के राम को उतार दिया मेरठ में, और राम जानकी लक्ष्मण तीनों को अयोध्या में उतार के वही वेशभूषा पहना के घुमा दिया। लेकिन ठीक 3-4 दिन बाद लगा कि ये पत्ता उनका पिट गया। फिर लौट के आ गए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। अब इस मामले में तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को
मोदी जी का मैं समझता हूँ एहसानमंद होना चाहिए। जितना इन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला किया उतना ही कांग्रेस का घोषणा पत्र देश में फैलता गया। आनंद वर्धन जी आंकड़े तो आपके पास होंगे, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि 1.5-2 करोड़ लोगों से ज्यादा के बीच में कांग्रेस का मैनिफेस्टो पहुंच गया, जो कभी नहीं पहुंचा था। 84 लाख डाउनलोड हुआ था उस दिन, जिस दिन इन्होंने भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहा। वो डाउनलोड होने का मतलब डाउनलोड 84 लाख ने किया तो उसको पढ़ा और लोगों ने होगा। ठीक 3 दिन बाद वो मुद्दा उतरने लगा। जब लोगों ने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा तो उन्होंने देखा कि इसमें वो तो कोई बात ही नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। फिर उसके बाद बौखलाहट में उनका स्तर इतना गिरता चला गया जो कि उनके भाषण सुन के प्रधानमंत्री अपने आप में एक तरह से हंसी के पात्र हो गए। एक व्यक्तिगत बात हमें बता दूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े एक हमारे जूनियर साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, नाम बताना उचित नहीं है। मैंने एक दिन रात को फ़ोन किया कि अपनी यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं, छोटे भाई की तरह हाल चाल लूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारा चुनाव फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक समस्या है, एक चिंता का विषय है। हमने कहा वो क्या? कहें साहब का प्रोग्राम अगर लग गया हमारे क्षेत्र में तो हमारी हवा खराब हो जाएगी। हमने कहा साहब का मतलब? अरे कहा भाई साहब आप समझ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े साहब। यानी वो ये समझ रहे हैं कि उनके दौरे से 2014-2019 की तरह वो उसमें पुलवामा और वहाँ तमाम चीज़ें थी, पार्टी मजबूत हो रही है और किसी की ज़रूरत नहीं है कि पार्लियामेंट का कोई उम्मीदवार ये कह दे कि मोदी जी आप हमारे क्षेत्र में मत पधारिए। आप समझ लें आनंद वर्धन जी, ये हालत है। और मैं पूरे भरोसे के साथ और अंडरलाइन करके रेखांकित करके कह रहा हूँ कि बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट आने वाले हैं और 4 जून को सत्ता बदल अवश्यम भावी है। जी, मैं राही जी बहुत संक्षेप में पूछ लूं क्योंकि लंबा हो गया है। मैं जो एक चीज और देख रहा हूं इस चुनाव में कि क्या जाति टूट गई है, क्योंकि जो ट्रेडिशनली होता था कि यादव के साथ दलित नहीं वोट देगा तो यादव के यहाँ कुर्मी नहीं देगा, वो अब कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब तो या तो मोदी जी को वोट दे रहा है या मोदी जी के विपक्ष में इंडिया गठबंधन को। आपको लग रहा है जाति टूटी है इस बार? जैसा जाति टूटी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, अभी कुछ जल्दी है इस मामले में, हालांकि हम चाहते ही वो टूटे। दरअसल जो दलितवाद और पिछड़ावाद लोहिया के ज़माने से ये बातें आ रही थी, थ्योरी में भी आ रही थी, प्रैक्टिस भी दिखाई पड़ रही थी, वो बन नहीं पाया। एंटी मंडल के बाद भी जातिवाद मौजूद था यहाँ हज़ारों साल से, पिछड़ावाद मौजूद नहीं था, दलितवाद भी मौजूद नहीं था। वो जो खेमा बनना चाहिए था वो खेमा किन्हीं कारणों से, और भाजपा ने जो इंटरनल कंट्राडिक्शंस थे दलित खेमे में और पिछड़े खेमे में, उसका उसने बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया और 14 और 19 का आप रिजल्ट देख रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि वो अब दलितवाद और पिछड़ावाद एक शक्ल ले रहा है, और ये सिर्फ शक्ल प्रतिद्वंदी तो रहेंगे, ये प्रतिस्पर्धी तो रहेंगे ये दोनों वाद अभी कुछ दिनों तक, लेकिन जहाँ संविधान का सवाल आएगा, लोकतंत्र का सवाल आएगा, देश का सवाल आएगा और देश पे 73% का कब्जा होगा वास्तविक तौर पर, शिक्षा के सतह पे, सत्ता के सतह पे, यहाँ तक कि समृद्धि के सतह पे, ये सवाल अब इनके सामने प्रमुख बन रहा है। और इस चुनाव में वो घटित होते हुए मैं देख रहा हूँ। जी जी, परमेश्वर भाई साहब, मैं इसलिए कर ले रहा हूँ, परमेश्वर भाई साहब समाजवादी लेकिन नौकरी भी किए साथ में। ये एक ऐसे व्यक्ति मैं इनको पिछले 40 वर्षों से देख रहा हूँ। इनका शायद मेरे भाई साहब के मित्र हैं। मैं ये डिस्क्लेमर इसलिए कर दे रहा हूँ, कोई और बताए इससे अच्छा मैं बता दूं। हम इनको शायद 2-4 साल तक भी नहीं देखते थे। भैया आप MP हो जाते थे, इनको कभी शायद ना फोन जाता था ना इनकी शक्ल दिखाई दी, लेकिन चुनाव घोषित होते ही ये मालूम नहीं कहाँ से अवतरित हो जाते थे। ये अपना एक झोला लेके पहुंच जाते थे कंस्टिट्यूंसी, और जो मुश्किल वाला ऑफिस होता था वो इनके सुपुर्द कर दिया जाता था, और जिस दिन वोट पड़ जाता था फिर ये शाम को अपना चले जाते थे। इनको मुझे परमेश्वर साहब, ये आपकी, मैं खराब शब्द यूज कर रहा हूँ, चुल थी कि कुछ परिवर्तन करना चाहते थे कि दोस्ती थी कि आपको लगता था कि नहीं मुझे वहां जाना चाहिए? क्यों आप इस तरह का करते? इसलिए कि जिस तरीके का संघर्ष वो करते थे, उनके संघर्ष और मेहनत से मैं बहुत प्रसन्न रहता था, और लोगों की मदद करना
हर्षवर्धन भाई साहब के जहन में था। अपने कार्यकर्ता की मदद करना, अपने साथी की मदद करना, उसके सुख दुख में शामिल होना, वो हमारे यहाँ हर हर समय आते थे। जो हमारी लड़कियों की शादी होती थी, उनको खबर लगती थी, वो सीधे चले आते थे, भले रात में फिर लौट जाए, 2 घंटा 4 घंटा रहे, और वो पूरी तरीके से इज्जत बढ़ाने का काम करते थे। अभी आपने एक प्रश्न किया कि जात टूटी, उसके बारे में मैं दावे से आपको यह जानकारी दे दूं कि जात टूटी है सबसे ज़्यादा किसमें? मजदूरों में। जो मजदूर क्षेत्र है उसमें जात टूटी है, नाराज है सरकार से। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसमें जात टूटी है, वो किसी भी जात का, वो इस सरकार से नाराज है और वो सरकार के खिलाफ खड़ा है। मैं जहाँ रहता हूँ आनंद जी, वो नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में 5 पब्लिक सेक्टर थी, आज 1 पब्लिक सेक्टर केवल चल रही है, 4 में ताले लगे हैं, और जिस जो चल रही है उसमें 100 आदमी 125 आदमी बचे हैं और काम कुछ नहीं। और निजी क्षेत्र के जो भी जितने बड़े कारखाने थे, रेमंड, बिजली कंपनी, ये सारे के सारे वहाँ बंद हो गए। आज अगर वो कारखाने नैनी के बंद न हुए होते तो नैनी एक शहर के रूप में होता। करीब 1.25 लाख लोग रोज उन कारखानों में काम करते। यहाँ तक कि जो सीओडी जिसको कहते हैं, ऑर्डिनेंस डिपो, जिस ऑर्डिनेंस डिपो में ठेकेदारी प्रथा के कारण जहाँ 5-6 हजार आदमी काम करते थे, छूटता था तो मालूम होता था रेला चला जा रहा है, आज वहाँ 200-400-500 आदमी बचे। तो इस क्षेत्र में जात टूटी है, मजदूर त्रस्त है। अभी आपने शिक्षा, कोई मजदूर का लड़का उच्च शिक्षा नहीं पा सकता। जिस तरीके से उच्च शिक्षा में फीस बढ़े हैं, लाखों लाखों इंजीनियरिंग में फीस, प्राइवेट चाहे सरकारी हो, सरकारी की भी फीस बढ़ गए, नहीं है तो हॉस्टल के खर्चे बढ़ गए। तो इस तरीके से कोई भी 15-20 हजार 25 हजार महीने कमाने वाला मजदूर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे सकता। जी जी। और जी। जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव में मेहनत और करना पड़ेगा, टफ है। चुनाव बहुत आसान नहीं, जितने लोगों को लगता है कि आसान है, मैं इसको नहीं मानता। ठीक है। चुनाव में आपको मेहनत करनी होगी, और हार जीत की मार्जिन मेरा अंदाज है कि 25 से 30 हजार के बीच होगा। रहने की उम्मीद है, ऐसा मेरा मानना अनुमान। ठीक है, ठीक है। मैं आप सबसे यंग हम लोगों में आप हैं, नहीं मैं इसलिए एक हाँ प्रकाश जी ये बता दीजिए, वकील साहब लोगों का क्या मूड है, कि उनको भी कुछ मतलब इस दल उस दल से कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल सर, जो है पड़ता है। और जो है आजकल के समय में जो है यंगस्टर जो है जो यंगस्टर है वो लॉ पढ़ रहे हैं, और वो देखते हैं लड़कियां जब, भी को पढ़ रही हैं और लड़कियां भी पढ़ रही हैं लॉ, और जब वो देखती है कि इसको कैसे जो है समाज को और प्लस चुनाव को, तो वो अब इस चीज को जज कर पा रहे हैं कि कौन सही और कौन गलत है। और जिस तरीके से जो है भाजपा ने और सरकार ने जो है जुडिशरी को हिट किया है, तो वो सब जो है यंगस्टर को भी जो है दिख रहा है कि कैसे जो है इससे हमें और कैसे ये लोग जो है संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, और इनके सांसद जो है संविधान को बदलने के का जो है भाषण करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा जो है प्रभाव जो है यंगस्टर पर पड़ा है, और वो इस पर जो बदलाव लाएंगे। जी, आप सबका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।